बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करेंगे चैप्टर 7 लाइट वेव्स का पहला टॉपिक लाइट वेव्स। वाटर वेव्स एंड साउंड वेव्स कैन ओनली मूव थ्रू अ सब्सटेंस। जब भी पानी या हवा की लहरें जो हैं वो मूव करती हैं तो किसी सब्सटेंस की वजह से करती हैं। जैसे अगर पानी ठहरा हुआ है, अगर आप उसमें पत्थर फेंकेंगे तो ही पानी की वेव्स बनेंगी और वो मूव करेगा पानी। अगर वो स्टैटिक हालत में खड़ा हुआ है या अगर उससे हवा नहीं टकरा रही है और कहीं स्टिल पड़ा हुआ है, जैसे बॉटल के अंदर हम रखते हैं पानी को, तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा, बिल्कुल मूवमेंट उसमें कोई नहीं आएगी। तो इसी तरह वाटर की और जो आवाज़ की लहरें हैं ना, जब तक आप कोई आवाज़ पैदा नहीं करेंगे, दरवाजे पे नॉक करेंगे तो हिट करेंगे तो नॉकिंग की आवाज़ आएगी, ठीक है ना, लहरें पैदा होंगी। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, जब तक कोई तीसरा सब्सटेंस किसी इस चीज़ को हिलाता नहीं, मूव नहीं करता, इनकी लहरों को, ये मूव नहीं होती। हाउ एवर देयर इज़ अ होल ग्रुप ऑफ वेव्स दैट कैन मूव इन अ वैक्यूम एज वेल। लेकिन ऐसी बहुत सारी लहरों का एक ग्रुप है जो बग़ैर किसी सब्सटेंस के मूव किए खाली जगह पर भी मूव कर सकता है। यानी अगर वो खाली बोतल है ना पड़ी हुई, जैसे हम पानी को जब तक खुद से पत्थर मार कर हिलाएंगे नहीं, वो नहीं हिलेगा, या हाथ से पकड़ के हिलाएंगे तो नहीं मूव करेगा। लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ वेव्स है ना, ये वैक्यूम जगह पर भी, जहाँ पर कोई मैटर नहीं होता, जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो किसी को इफ़ेक्ट करे, वहाँ पर भी ये मूव कर रही होती हैं। जैसे स्पेस है, स्पेस में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो किसी को मूव करने के ऊपर मजबूर करे, ठीक है ना। यानी वहाँ पर ग्रेविटी भी नहीं है और वहाँ पर उस तरह की चीज़ नहीं है कि आप किसी मैटर, कोई एक मैटर दूसरे मैटर को जो है ना प्रेशर कर रहा है या उसको मजबूर कर रहा है मूव करने के ऊपर। यानी वो स्पेस है, वैक्यूम जगह है जहाँ पर मैटर मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर भी ये वेव्स मूव कर रही होती हैं। इन वेव्स को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइक वाटर वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और पानी की लहरों में क्या रिलेशनशिप है? दोनों ही ट्रांसवर्स हैं। ट्रांसवर्स लहरें होती क्या हैं, ये मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, यहाँ से आपको समझ आएगी कि ट्रांसवर्स लहर या वेव कहते किसको हैं। इस पिक्चर में मैं आपको ट्रांसवर्स वेव्स का बताऊंगी कि वो होती असल में क्या है। आपको यहाँ पर ऑसिलेशन और वेव नज़र आ रही है, दो एरो से। ऑसिलेशन परपेंडिकुलर होता है वेव के, और वेव होती है हॉरिजेंटली, ठीक है। और ये हॉरिजेंटल वेव की लाइन के साथ ही सीधा ऊपर को जो उठा हुआ वेव होता है ना, उसको ऑसिलेशन कहते हैं, यानी उतार चढ़ाव, इसका आप ये नाम ले सकते हैं, यानी क्रेस्ट या ट्रफ इसको बोला जाता है। जो क्रस्ट होती है वो जब लहर ऊपर की तरफ उठती है तो वो क्रस्ट कहलाती है, और वही लहर जब नीचे को बैठती है तो वो उसका ट्रफ होता है। ये मूव किस तरह कर रही होती हैं? अब जैसे आपके हाथ में ये स्ट्रिंग है बंधी हुई किसी सामने दीवार के साथ, लॉक के साथ, और आपने उस धागे को ऊपर नीचे हिलाया, ठीक है ना। ये हाथ आप देख रहे हो, आप अप डाउन कर रहे हो, लेकिन आगे लहर आगे की तरफ जा रही है, लेकिन ऊपर नीचे होती हुई जा रही है, मूव वो फॉरवर्ड ही कर रही है। तो इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, क्योंकि ये पानी की तरह मूव करती हैं। जैसे पानी में जब हम कोई पत्थर को ड्रॉप करते हैं तो उसकी लहरें पैदा होती हैं, और वो लहरें ऊपर नीचे जा रही होती हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। जैसे ही हम स्टैटिक पानी के अंदर, रुके हुए पानी के अंदर पत्थर या कोई कंकर मारते हैं तो उसमें रिपल्स पैदा होते हैं, यानी ये धारियाँ, ये गोल गोल दायरे, ठीक है। और ये देखें ऊपर नीचे आपको नज़र आ रही होंगी वेव्स। ये सारी वेव्स जो ऑसिलेशन यानी परपेंडिकुलर होती हैं टू द वेव, या वेव जिस तरफ मूव कर रही होती है उसके परपेंडिकुलर ये ऊपर नीचे हो रही होती हैं, ऊपर खड़ी होती हैं और नीचे बैठती हैं, ऊपर खड़ी होती हैं, क्रस्ट और ट्रफ की शक्ल में। तो ये कहलाती हैं ट्रांसवर्स वेव्स। यही लहरें बनती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। जिस तरह पानी मूव करता है, इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव करती हैं। बस फ़र्क ये है कि पानी के लिए मूव करवाने के लिए उनकी वेव्स को सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, किसी पत्थर की, किसी कंकर की, आपकी हाथ की जुम्बिश की। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम जगह पर भी, जहाँ कोई चीज़ उनसे नहीं टकरा रही, कोई चीज़ उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही, वो वहाँ भी मूव कर रही हैं। यानी कंटिन्यूअस मूवमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में।
तो होपफुली अब आपको ट्रांसवर्स वेव्स का पता चल गया होगा कि ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं किसको हैं। सेकंड चीज़ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की है वो है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कहते हैं इज़ द रेट एट विच वेव्स वाइब्रेट पर सेकंड। पर सेकंड में वेव जितना वाइब्रेट करेगी उसके रेट को, यानी वो एक दफ़ा करती है ऊपर नीचे होती है, 2 दफ़ा होती है, 3 दफ़ा होती है, 1 सेकंड में 10 दफ़ा होती है, 10,000 दफ़ा होती है, ये रेट उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। डिपेंडिंग ऑन देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बट ऑल देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत सारी टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं डिपेंडिंग ऑन देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ, और वो डिपेंड करती है कि वो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कितनी उसकी लेंथ है या उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। बट ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल एट द सेम स्पीड, लेकिन ये सब ट्रैवल सेम स्पीड पर ही करती हैं। द स्पीड ऑफ लाइट, जितनी स्पीड लाइट की होती है ना उतनी स्पीड इनकी होती है। यानी अगर लाइट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड हवा में सफ़र करती है ना, यानी जब भी बिजली चमकती है पहले हमें नज़र आती है और उसकी आवाज़ हमें 30 सेकंड के बाद सुनाई देती है, तो इतनी स्पीड से हमें लाइट पहले ज़मीन तक पहुंच जाती है। नथिंग ट्रैवल्स फास्टर देन दिस, और इससे ज़्यादा तेज़ कोई चीज़ सफ़र नहीं कर सकती। यानी स्पीड को हम किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, वो इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी प्लस वेवलेंथ की। यानी वो कितनी दफ़ा मूव कर रही है, फ्रीक्वेंसी रेट ऑफ मूवमेंट क्या है उसका, और सेकेंडली उसकी वेवलेंथ कितनी है, उसका साइज़ कितना है। सो इफ़ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल एट द सेम स्पीड एंड इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी मीन्स अ डिक्रीज इन वेवलेंथ। जितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ वो वाइब्रेट करेंगी उतनी उनकी वेवलेंथ छोटी होगी, जितना स्लो वाइब्रेट करेंगी फ्रीक्वेंसी रेट कम होगा, उतनी वेवलेंथ ज़्यादा बड़ी होगी। बस इतनी सी बात है जिसको आपने याद रखना है। हाई फ्रीक्वेंसी वेव सच एज एक्सरे हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इस वक्त हमारी दुनिया में जो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वो है एक्सरे, ठीक है ना। फिर आसमानी बिजली की बात होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं हमारे मैनुअल यहाँ के डेली लाइफ की। The diagram shows the complete range और spectrum of electromagnetic waves। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब कोई चीज़ किसी को टकरा कर उसके अंदर से गुजरती है तो आगे जाकर बिखर जाती है। वो रंगों में भी बिखर सकती है, वो लहरों में भी बिखर सकती है, वो वेवलेंथ की शक्ल में भी बिखर सकती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है वो आपको ये ऊपर नीचे जाती हुई लहरों के ज़रिए पता चल रहा है। अब नीचे जिन जिन चीज़ों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पाई जाती हैं उनमें रेडियो है, उनमें माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड है, उसमें लाइट है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि सनबेड वगैरह, और एक्सरे एंड गामा रेडिएशन वेव्स की मशीनें हैं। अब आप देखें क्योंकि रेडियो में उसकी फ्रीक्वेंसी जो है रेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कम है, तो उसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, वो 1 किलोमीटर है। अब माइक्रोवेव उससे कम, फिर इंफ्रारेड उससे कम, क्योंकि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी वेवलेंथ डिक्रीज़ करेगी। आपने यही चीज़ समझनी है। और आप देख रहे हैं कि एक्सरे गामा रेडिएशन तक जाते जाते वेव्स की जो लेंथ है वो बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक हो गई हैं, ठीक है ना। लेकिन स्पीड एक ही है। आप देखें लहर एक ही तरह की जा रही है, उनका क्रस्ट और ट्रफ एक ही है, यानी उनकी ऊंचाई और गहराई उतनी ही है, लेकिन उनके आपस में जो लेंथ था ना वो घटना शुरू हो गया है। जो रेडियो की वेव थी पहले एक वेव से दूसरे वेव के क्रस्ट तक 1 किलोमीटर का फासला था, ठीक है। अब माइक्रोवेव की जो वेव है उन दोनों के दरमियान आप देख लें कि इंफ्रारेड और माइक्रोवेव को अगर देखें तो वो 1 मिलीमीटर हर वेव के दरमियान डिफरेंस होता है, ठीक है। यानी एक वेव दूसरी वेव से इतनी दूर है। रेडियो की कितनी दूर है, 1 किलोमीटर, यानी पहली लहर दूसरी लहर से 1 किलोमीटर के फासले पर है। और माइक्रोवेव और इंफ्रारेड में हर लहर दूसरी लहर के 1 मिलीमीटर के फासले पर है। उससे आगे जाएं, हमारे कैमरे का जो फ्लैश होता है, फ्लैश लाइट जो होती है, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है, उनके अंदर 1 नैनोमीटर का फासला है हर लहर के अंदर एक दूसरे से डिस्टेंस। और आगे हम एक्सरे और गामा वेव्स में जाएं तो 1 पिकोमीटर्स, यानी उससे भी नैनो से भी छोटा अगर देखें तो इतना फासला बनता है।
तो इसकी मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आनी शुरू होगी कि जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती है वेवलेंथ घटती है। और यहाँ वेवलेंथ से मुराद उसका साइज़ नहीं है, यानी जो लहर उठ रही है और नीचे आ रही है उसका साइज़ सेम है, यानी ये इसकी स्पीड है। बस उन पहली लहर से दूसरी लहर के दरमियान में जो जगह है ना वो घटनी शुरू हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो पहले हर लहर एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पर है और एंड में जाके 1 पिकोमीटर पर जाकर वो लहरें आपस में जुड़ना शुरू हो गई हैं, उनके अंदर डिस्टेंस घटना शुरू हो गया है। तो ये इसको वेवलेंथ कहते हैं कि एक वेव की दूसरी वेव से जो डिस्टेंस बनता है या लेंथ बनती है वो कम होना शुरू हो जाती है जब फ्रिक्वेंसी रेट ज़्यादा हो जाता है। तो अब आगे हम इसको डिटेल में मज़ीद पढ़ लेते हैं। यहाँ 1 नैनोमीटर को उन्होंने आपको बता दिया है कि वो 1 नैनोमीटर मिलीमीटर का कितना बनता है, यानी 0.000001 और 1 पिकोमीटर नैनोमीटर्स का कितना बनता है वो 0.001, यानी ये आपकी सोच से भी कहीं कम डिफरेंस बनता है या लेंथ बनती है, या आप इनको वर्बली समझ नहीं सकते। द वर्ड लाइट यूजुअली रेफर टू द स्मॉल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ओवर आइज। अब लाइट जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सबसे छोटे वाला स्पेक्ट्रम है जो हम अपनी नेकेड आई या हमारी आंखों की मदद से हम देख सकते हैं। जब भी टॉर्च लाइट हो या सनलाइट हो या बिजली की चमक हो, जो लाइटनिंग होती है आसमान पे, बादल गरजते हैं जब, तो हमारी आंखें उसको डिटेक्ट करती हैं, उसको देख लेती हैं। ऑन अर्थ द सन इज़ ओवर मेन सोर्स ऑफ लाइट एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन इफ लाइट फ्रॉम इट एंटर्स द आइज। अगर सनलाइट, अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है ना तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई रोशनी उस ऑब्जेक्ट से टकराए और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाए तो हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। अगर वो रोशनी उस ऑब्जेक्ट पे टकराने के बाद उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है तो हम उस चीज़ को नहीं देख पाएंगे। कैसे? जैसे आप एक अंधेरे कमरे में गए हैं और आप वहाँ कोई लाइट नहीं, तो आपको चारों तरफ अंधेरा नज़र आ रहा है। जैसे आपने लाइट ऑन की, जिस चीज़ के ऊपर वो लाइट पड़ रही है उस चीज़ के ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आ रही है। अब आप उस चीज़ के रिफ्लेक्शन की वजह से, उस लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से उस चीज़ को देख पा रहे हो। अगर वो चीज़ अपने अंदर उस लाइट को ऑब्ज़र्व कर लेती या एब्जॉर्ब कर लेती, जज़्ब कर लेती, तो आप उस चीज़ को ना देख पाते। इसका आसान सा एक जवाब ये है कि अगर लाइट से मिलती जुलती कोई ऐसी चीज़ आप ज़मीन पर गिरा दें, जैसे सुई है, ठीक है ना, वो नीडल वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि वो लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें बहुत मुश्किल से गिरी हुई मार्बल के फर्श पे नज़र आती है, ठीक है ना, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेती है लाइट को अपने अंदर। अगर वो रिफ्लेक्ट कर रही हो तो हमें दूर से ही नज़र आ जाएगा कि वो चमक रही है चीज़, वो वहाँ पड़ी हुई है, उसको उठा लो। तो अब आपको समझ आई कि हम उसी वक्त किसी चीज़ को देख सकते हैं जब वो अपने ऊपर पड़ती हुई लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। हम चाँद को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, अपने अंदर से दूसरी तरफ फेंक रहा है, तो हम उसको देख पा रहे हैं। अगर वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता, अपने अंदर जज़्ब कर लेता, तो हम चाँद को कभी देख ना पाते। इसकी एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको ये दूंगी कि जब आप अंधेरे कमरे में एंटर हुए, आपने बल्ब ऑन किया, तो आप बल्ब को कभी नहीं देखते। कमरे में मौजूद जिस चीज़ को आपको देखना होता है उसके ऊपर बल्ब की रोशनी पड़नी ज़रूरी है, तो ही वो चीज़ आपको नज़र आएगी। अदरवाइज़ आप अगर बल्ब को देखेंगे तो वो चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि आप डायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट को देख रहे हैं। आपको सोर्स ऑफ लाइट नहीं देखनी, आपको सोर्स लाइट जो उस ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है उसकी रिफ्लेक्शन को फॉलो करना है कि वो ऑब्जेक्ट जब रिफ्लेक्ट करता है उस लाइट के अपने ऊपर पड़ने पर, तो वो चीज़ आपकी आंखों में आपको नज़र आती है कि वो फ़लाँ चीज़ वहाँ रखी हुई है। लाइट ऑन करो भाई, पेंसिल कहाँ रखी है, लाइट ऑन करो, जग कहाँ रखा है, लाइट ऑन करो, फ़लानी चीज़ कहाँ रखी है। तो हम लाइट ऑन करने पर जब वो लाइट उस चीज़ के ऊपर पड़ती है तो वो चीज़ हमें नज़र आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये इतनी सी बात थी, इसको आपने अच्छे से जहन में बैठा लेना है। द सन इज़ कॉल्ड अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज इट गिव्स आउट लाइट।
नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट डू नॉट इमिट लाइट। अब लुमिनियस और नॉन लुमिनियस आप क्लास 2 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकॉल कराती हूँ, जो चीज़ें अपनी रोशनी रखती हैं वो ल्यूमिनस कहलाती हैं, यानी वो किसी से उधार रोशनी नहीं लेती, ख़ुद अपनी रोशनी पैदा करती हैं, उनमें से रोशनी निकलती है, तो हम कहते हैं ये ल्यूमिनस है। और जो नॉन ल्यूमिनस चीज़ें होती हैं वो कभी भी अपनी रोशनी नहीं देती, जैसे चाँद अपनी रोशनी नहीं देता, वो रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को। We see them when they reflect light from a luminous source into our eyes। और जो नॉन ल्यूमिनस चीज़ें होती हैं, जितनी ऐसी चीज़ जैसे पत्थर है, दीवार है, दरख्त है, दरवाज़ा है, सेब है, कोई पेंसिल है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, नॉन ल्यूमिनस है, यानी कि इनकी अपनी कोई रोशनी नहीं है। तो जब भी इनके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट करेंगे उस लाइट को, तो नज़र आना शुरू होंगे, तो हम कहेंगे जी ये चीज़ जो है ना हमें अब नज़र आ रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद नज़र आ रही है। सेकेंड टॉपिक अपना स्टडी कर लेते हैं, विच इज़ लाइट रेज एंड शेडोज़। लाइट वेव्स आर ऑफन रेफर टू एज रेज एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन डायग्राम एज स्ट्रेट लाइन्स। आपको डायग्राम पर स्ट्रेट लाइन की शक्ल में लाइट वेव्स दिखाई जाती हैं, कि सीधी सीधी लाइनें होती हैं रोशनी की। जैसे सुबह सुबह जब सूरज की किरणें निकलती हैं तो वो खिड़की में से जब वो ज़मीन पर पड़ रही होती है तो आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही होती है, आपको मूव करती हुई वेव्स नज़र नहीं आ रही होती, पानी की लहरों की तरह वो नज़र नहीं आती, वो स्ट्रेट लाइंस में पैरेलल या इनक्लाइन वे में स्टीप शक्ल में ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रेट आ रही होती हैं, ठीक है। rays of lights pass या आर ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज़ ग्लास। और ये रोशनियाँ जो हैं, जो रेज़ हैं, वो सिर्फ उसी वक्त ट्रांसमिट हो सकती हैं या क्रॉस कर सकती हैं ऐसे मटेरियल्स को जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी जो अपने अंदर से अलाउ करते हैं उन लहरों को गुजरना। अगर वो ऑब्जेक्ट ओपेक हैं, यानी ऐसे मटेरियल हैं जैसे वुड और मेटल, तो वो एब्जॉर्ब कर लेंगे लाइट को या स्टॉप कर देंगे, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसको अलाउ नहीं करेंगे अपने में से क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना। तो व्हेन अ ओपेक ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड इन अ बीम ऑफ लाइट अ शैडो इज़ फॉर्म्ड। तो ओपेक ऑब्जेक्ट ही शैडो फॉर्म कर सकते हैं। अगर शीशे की विंडो है तो वहाँ पर बाहर की आने वाली शुआएं कभी नहीं रुकेंगी, वो डायरेक्टली क्रॉस करके आपके कमरे तक एंटर हो जाएंगी इन अ स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि ग्लास ट्रांसपेरेंट है, वो अलाउ कर रहा है उनको ट्रांसमिट होना, वो अलाउ कर रहा है उनको पास थ्रू होना, अपने में से गुजरना अलाउ कर रहा है, उनको रोक नहीं रहा। तो वो लहरें आपको नज़र आ रही हैं या वो रेज़ आपको नज़र आ रही हैं और वो ट्रांसमिट हो रही हैं। अगर वो ओपेक विंडो हो या लकड़ी की बनी हुई विंडो हो जिसके ऊपर पूरा जगह पर शीशे की जगह लकड़ी लगी, जैसे आपने गांव में देखा है जो उनकी खिड़कियां होती हैं, या चतराल या नॉर्दर्न एरियाज़ में अगर आप देखें तो वहाँ लकड़ी के विंडो के वो उनके जो कहते हैं ना पट खुलते हैं दो खिड़कियों के, वो लकड़ी के बने हुए होते हैं दोनों, और उसमें कोई शीशा नहीं लगा होता। और जब वो खिड़की बंद करते हैं तो रोशनी आना बंद हो जाती। क्यों? क्योंकि वुड एक ऐसा मटेरियल जो ओपेक मटेरियल है और वो एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट को अपने अंदर और अलाउ नहीं करता पास थ्रू होना उसके अपने अंदर से, यानी छन कर लकड़ी में से दूसरी तरफ रोशनी नहीं जा सकती, तो शैडो फॉर्म हो जाता है। आप इससे सबसे आसान तरीका जो है ना इसको समझने का ये है कि आप अपनी आँखों के आगे बुक जो भी आपने पकड़ी हुई है या आपने जो मोबाइल पकड़ा है जिससे आप मेरा ये लेक्चर सुन रहे हो, वो आप डायरेक्ट लाइट की तरफ कर दो और फिर देखो कि शैडो फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो शैडो फॉर्म हो रहा है सो इट मीन्स कि आपके हाथ में एक ओपेक ऑब्जेक्ट है विच इज़ नॉट अलाउइंग द लाइट रेज टू पास थ्रू इट, और वो अलाउ नहीं कर रहा और ट्रांसमिट नहीं होने दे रहा। तो जितने भी ओपेक मटेरियल्स हैं लाइक वुड और मेटल, वो अपने में से अलाउ नहीं करते रेज को ट्रांसमिट होना और वो रोक देते हैं और शेडो फॉर्म करते हैं या साए बनाते हैं। देयर आर अदर मटेरियल्स हाउएवर सच एज grease proof paper and frosted glass which as some but not all light through, these are called translucent materials। अब इसके अलावा और भी ऐसे मटेरियल्स हैं जो कुछ लाइट अपने अंदर से क्रॉस होने देते हैं और कुछ रोक लेते हैं।
जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास है, कुछ ग्लास आपने विंडोज़ के या आपके कॉरिडोर में लगे या आपके ड्राइंग रूम्स के शीशे के जो डोर्स हैं उन पर लगे होते हैं, और वो बहुत गहरे किस्म का शीशा होता है जिससे आप सी थ्रू नहीं कर सकते, आप नहीं देख सकते कि अंदर कौन बैठा हुआ है, या अंदर बैठा इंसान बाहर लॉबी में नहीं देख सकता या कॉरिडोर में नहीं देख सकता उस घर की। तो उनको हम फ्रॉस्टेड ग्लास कहते हैं, लेकिन वो रोशनी को अपने अंदर से क्रॉस होने देते हैं, लेकिन क्लियर तरीके से पास थ्रू नहीं होने, कुछ रोशनी उनमें से क्रॉस हो सकती है। तो ऐसे मटेरियल्स ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहलाते हैं, जिनमें से कुछ रोशनी पास ऑन हो जाती है दूसरी तरफ। तो हमने 2-3 मटेरियल्स पढ़ लिए। एक हमने पढ़ लिए ट्रांसपेरेंट, जो अपने में से प्रॉपरली पास थ्रू होने देते हैं लाइट रेज को। ट्रांसलूसेंट, जो अपने में से थोड़ी लाइट को अलाउ करते हैं आगे जाना। और ओपेक, जो बिल्कुल अलाउ नहीं करते और एब्जॉर्ब कर लेते हैं और शेडोज़ को फॉर्म करते हैं। तो यही 3 मटेरियल हमने पढ़ने थे। आगे यहाँ हमारे पास डिड यू नो में रखा हुआ है कि लाइट ट्रेवल्स 1 मिलियन टाइम फास्टर देन साउंड, यानी आवाज़ से कहीं ज़्यादा तेज़ लाइट सफ़र करती है। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल थंडर है हमारे पास, कि जब बादल गरजता है तो लाइटनिंग जो है वो पहले दिखाई देती है और उसके बाद बादल की गरज सुनाई देती है। तो ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, होपफुली आपको इसकी मज़ीद अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि मैं डिटेल में आपको प्रिसाइज़ तरीके से समझा सकूँ इन टॉपिक्स को। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।